महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो बड़ा ही रोचक है और आपके लिए अत्यंत लाभदायी होने जा रहा है, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज का विषय क्या है? सूर्य का राशि परिवर्तन। आज 18 अक्टूबर 2023 को सूर्य कन्या राशि का परित्याग करके तुला राशि में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करने के साथ ही सूर्य जब तुला राशि में जाएगा तो वह नीच का हो जाएगा, अर्थात गोचर में वह अत्यंत दुर्बल कहलाएगा। और सूर्य के दुर्बलता के साथ साथ ही शरद ऋतु का प्रारंभ भी होने जा रहा है। आप सबको ये पता होगा कि सूर्य के जितना ही क्षीणता बढ़ती जाती है वैसे ही सूर्य के साथ साथ जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा वैसे वैसे शरद ऋतु का प्रारंभ भी होता जाएगा। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन अर्थात तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही आपके ऊपर अर्थात मेष से मीन राशि के समस्त जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन्हें इस माह पूरा एक माह के सूर्य के इस नीच के गोचर पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, और यदि आपकी राशि अथवा लग्न के विपरीत सूर्य की स्थिति है तो किन किन सावधानियों के द्वारा आप इस समय को बेहतर बना सकते हैं। तो और विलंब न करते हुए दर्शकों, सीधा हम लोग सूर्य के राशि परिवर्तन पर आते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर 2023 और हमने मेष लग्न के रिस्पेक्ट में सारे ग्रहों की स्थिति चंद्रमा को छोड़ के रखी हुई है। मेष राशि में आपको पता है राहु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में शुक्र सिंहस्थ है, बुध उच्च का गोचर कर रहा है और सूर्य के राशि परिवर्तन अर्थात तुला राशि में प्रवेश के साथ साथ ही वह मंगल और केतु से युक्त हो जाएगा। और शनि नामक ग्रह आपका रेट्रोग्रेड स्थिति में अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है सूर्य नीच का हो जाता है। नीचता का और कोई अर्थ नहीं है, नीचता का मतलब उसकी पोटेंशियल, उसकी फायर वो कम होने लगती है। जैसे जैसे सूर्य अब धनु राशि तक परिक्रमण करेगा, जब तक यह पुनः 14 जनवरी को मकरस्थ नहीं होगा, 14-15 जनवरी को, तब तक इसकी ऊर्जा लगातार क्षीण होगी और इसी के साथ शरद ऋतु का प्रारंभ भी होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। मान लीजिए आपके जन्म के समय चंद्रमा यहां बैठा है, अर्थात आपकी जन्मकालिक राशि मेष हुई। तो मेष राशि से सूर्य का गोचर सप्तम होगा और सप्तम में सूर्य, मंगल और केतु पापग्रह का पाया जाना निश्चित रूप से बेहतर नहीं कहा जाएगा। किसके लिए बेहतर नहीं कहा जाएगा? एक पहला चीज, आपके कॉन्फिडेंस को ये कमजोर करेगा, आपके करेज को ये कमजोर करेगा। दूसरा, ये सूर्य नामक ग्रह मंगल और केतु से संयुक्त होने के कारण अर्थात कंबाइन होने के नाते यहां पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट को बढ़ाएगा, हेल्थ को निगेटिव करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और यदि कहीं आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सरकार से संबंधित है तो निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं जो लगातार टैक्सेस वगैरह भरते हैं, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक स्थिति आपको राजदंड की तरफ भी इशारा करती है, अर्थात कहीं न कहीं कानूनी दांव पेच में भी आप आ सकते हैं। इसलिए पूरा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो समस्या आपकी खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष, और सूर्य आपके हृदय का मूल है,
इसलिए यदि आप कहीं हृदय रोग से पीड़ित हैं या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, रेगुलर चेकअप कराना और दवाई समय पर इंश्योर अवश्य करिएगा। एक बात और हम आपको बताएं, यद्यपि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन पापग्रह का जो ये कॉम्बिनेशन है ये आवश्यकता से अधिक मजबूत है, जिसके कारण यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से अत्यधिक उतार चढ़ाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यदि विवाह के योग्य हैं तो विवाह के मार्ग में भी बाधा आ सकती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि सूर्य के इस नकारात्मक गोचर में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि अपने टेम्परामेंट पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। किसी भी प्रकार से बातचीत में आपको अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है, अर्थात पहला टेम्परामेंट कंट्रोल आपका बेहद जरूरी है। दूसरा, आपको डिसिप्लिन निश्चित रूप से फॉलो करना है। आप नौकरी करते हैं, बिल्कुल पूरे अनुशासन के साथ और पूरे निष्ठा के साथ आपको काम करना होगा, अन्यथा उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, न चाहते हुए भी आपकी हानि हो सकती है। तो पहला टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखेंगे, दूसरा पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ कार्य करेंगे, तीसरा नवोदित सूर्य किरणों को जल देना बिल्कुल नहीं भूलना है। और यदि कहीं आपका जन्म सूर्य के योगकारी लग्न का है, अर्थात यदि आपका जन्म कहीं मेष लग्न का है, सिंह लग्न का है और धनु लग्न का है, तो निश्चित रूप से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य को नियमित रूप से जल देना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा। और यदि सूर्य जन्मकालिक अकारक है आपके, अर्थात यदि नकारात्मक लग्न है सूर्य के रिस्पेक्ट में, तो आपको प्रतिदिन नवोदित सूर्य किरणों को जल देना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। और अन्न यदि पीला या लाल हो तो और भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। रविवार के दिन लाल वस्त्र का दान अवश्य करिए, इससे सूर्य की यह नकारात्मक स्थिति बहुत कुछ नियंत्रण में होगी, अर्थात सूर्य की नकारात्मकता न्यूनता को प्राप्त करेगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि जिसका अधिपति शुक्र नामक ग्रह है और शुक्र सूर्य का परम शत्रु ग्रह है, अर्थात ये नेचुरल होस्टाइल प्लैनेट है। अब हम यहां से चंद्रमा को हटा दिए और चंद्रमा को हटाने के बाद हमने वृषभ राशि ले ली। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा हुआ है। अब यहां से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में 3 पापग्रह का संयुक्त होना और शक्तिशाली होना आपके लिए सुखद संकेत कहा जाएगा। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि वृषभ राशि से द्वादश भाव में गुरु चंडाल योग गोचर में बना हुआ है, लेकिन यहां हम लोग बात सूर्य की कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला है। मुख्य रूप से यदि कोई रुका हुआ काम है तो उसका प्रयास तेज कर दीजिए, निश्चित रूप से वह आपके मनोरूप संपादित होगा। कार्य में बाधा आ रही है तो समाप्त होगी। यदि लंबे समय से कोई विवाद आपका चल रहा है तो उसे हल करने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है। और मुख्य रूप से यह गोचर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह वरदान है। क्यों? आप अपनी राशि से देखेंगे तो हाउस ऑफ इंटेलेक्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर आपके राशि का अधिपति 4th हाउस में बैठा हुआ है। विद्या को जो सिग्निफाई करता है 5वां घर, वहां पर उच्च का बुध बैठा हुआ है और छठे भाव में
स्वयं सूर्य मंगल और केतु की युति है। तो निश्चित रूप से कठिनतम परीक्षा में भी यदि आप मेहनत करके बैठेंगे तो सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। बस इसमें ध्यान अगर देना है तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, क्योंकि कभी कभी देखेंगे कि अनावश्यक जिम्मेदारियां अचानक पैदा होंगी और मॉनेटरी बैलेंस आपका खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार से वृषभ राशि के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हाँ, एक बात और जो बता दें आपको कि राशिगत जो शुक्र है, अब राशि का अधिपति जो शुक्र है वो सिंहस्थ है, और सिंहस्थ मतलब सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य नामक ग्रह स्वयं नीच का है। तो यदि कहीं कोई आई ट्रबल हो, आपको आई ट्रबल हो या इंसोमिया के पेशेंट हो, अनिद्रा के पेशेंट हो, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए आपको नियमित रूप से बस 3 अक्षर का मृत्युंजय, लघु मृत्युंजय ओम जुम सह नियम से पढ़िए, और ये फेवरेबल गोचर आपको चमत्कारिक फायदा प्रदान करेगा। अब आते हैं दर्शकों मिथुन राशि पर। मैं इस बार आपको इसीलिए खुल के जो है एक एक चीज समझाते चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जो वर्ड है वो बड़ा टेक्निकल होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ब्लैक बोर्ड का ही सहारा लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आइए मिथुन राशि। मान लीजिए चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि का अधिपति बुध है। बुध नामक ग्रह आपकी राशि का अधिपति ग्रह वर्तमान में उच्चस्थ कक्षा में गोचर कर रहा है, अर्थात यह मन को आनंदित रखेगा और जटिल से जटिल कार्य को भी आप अपने बुद्धि के द्वारा पूर्ण करने में सफलता प्राप्त करेंगे। यहां से जब सूर्य का गोचर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पांचवें घर में पापग्रह का, और भी सूर्य मंगल और केतु नामक पापग्रह का पाया जाना बेहतर नहीं कहा जाएगा, और यह नकारात्मक और भी इसलिए कहा जाएगा कि ये हाउस जो तुला राशि है, यहां पर बैठे हुए सूर्य के नीच होने के कारण और मंगल की उपस्थिति और केतु की उपस्थिति ऐसे घर में है, अर्थात शुक्र के, जो शुक्र स्वयं ही दुर्बल है, अर्थात आपके घर में खुद ही अभाव है और ऊपर से 3 पापी वहां इकट्ठे हैं। तो क्या करेंगे? ये आपके मनोवृत्ति को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशन को खराब करेंगे, आप बहुत जल्दी हर्ट होने की स्थिति में आ सकते हैं। दूसरी चीज, ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि पंचम भाव 1 2 3 4 5 पंचम भाव में पापग्रह का गोचर आपको किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके कारण आप नकारात्मक आचरण भी कर सकते हैं, इसलिए नियंत्रण रखिएगा अपने आप पर। दूसरा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता भंग हो सकती है किसी भी प्रकार, पारिवारिक समस्या से, व्यक्तिगत कारणों से, किसी भी कारण से ये कंसंट्रेशन को खराब कर सकता है। थोड़ी मेटलिस्टिक एप्टीट्यूड में वृद्धि होने की भी संभावना होती है, इसलिए पढ़ाई को निश्चित रूप से आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अनुशासित होकर पढ़िएगा, नहीं तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। संतान से वाद विवाद न्यूनतम करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप लोगों के बीच में, अर्थात आप और संतान के बीच में मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ साथ किसी के भी मामले में अनावश्यक टांग नहीं अड़ाएंगे, नहीं तो लिटिगेशन से संबंधित समस्या भी आपको आ सकती है। हाँ, एक सुखद बात जरूर है कि आपकी राशि से 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में और राशि अधिपति आपका उच्च का होकर बैठा हुआ है, जिसके कारण आपकी यदि इच्छा है भूमि या भवन लेने की या वाहन लेने की
तो इस दिशा में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। आपका किया हुआ कार्य सामाजिक रूप से पहचान में भी आएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस बहुत ही मजबूत है और माता की तरफ से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होने की भी पूरी संभावना कही जाएगी। सूर्य मंगल और केतु के इस नकारात्मक गोचर को न्यून करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको नियम से आपको प्रातः उठना चाहिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल देते समय उसमें लाल रोली और एक लाल फूल अवश्य डाल दीजिए। तत्पश्चात रुद्राष्टक का एक पाठ आप नियमित रूप से करिए। निश्चित रूप से सूर्य का यह नकारात्मक गोचर अत्यधिक न्यूनता को प्राप्त होगा और आपका समय बेहतर ढंग से बीतेगा। इसके पश्चात आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि चंद्रमा आपका मान लीजिए 4 नंबर में है, अर्थात कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो अगर आप गोचर में देखेंगे तो आपकी जन्मकालिक राशि से शुक्र धन भाव में बैठा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। और थर्ड हाउस में मरकरी है, लेकिन फोर्थ हाउस में पापग्रह बैठा हुआ है और यहां से आप देखेंगे तो 7, 1, 8 आपकी वर्तमान में गोचर में शनि की ढैया भी चल रही है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में भी गुरु चंडाल योग की स्थिति बनी हुई है। अर्थात यदि हम आपके जन्मकालिक राशि से द्वितीय अर्थात शुक्र को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे ग्रह आपके नकारात्मक स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कर्क राशि के हमारे सभी दर्शकों को विशेष सावधानी रखनी होगी। शारीरिक पीड़ा भी आपको मिल सकती है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक रूप से नौकरी जो बहुत ठीक ठाक से चल रही थी उसके छूटने की भी गुंजाइश है और धन पीछे के किए हुए कार्यों से मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन किसी भी सफलता से, एक तो सफलता जल्दी आपको मिलेगी नहीं, इसमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कई बार प्रयास करना पड़ेगा और कई बार प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता मिलेगी तो यू विल अनेबल टू एंजॉय दैट। मतलब आपको आनंद का अनुभव ही होना एक कठिन समस्या कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि बहुत एसेंशियल ना हो तो किसी नए कार्य का प्रारंभ न करें, लंबी यात्रा का प्रोग्राम न बनाएं और अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें। मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ या आप अपने नियर डियर के साथ सुखद व्यवहार बना के रखें, अन्यथा आपको और समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सूर्य के इस नकारात्मक गोचर के लिए आपको करना क्या होगा? इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। इसमें करना क्या है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको सूर्य को नवोदित सूर्य किरणों को तो जल दीजिए। नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए। ये लगभग सभी लोगों को देना चाहिए। किरणों को एक तो जल दीजिए, दूसरा जैसा मैंने आपसे कहा कि उसमें रोली डाल लीजिए और लाल फूल। इसी के साथ आप ये नियम बनाइए कि प्रतिदिन निकट के शिवालय आप जाएंगे और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ये नियम बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल लीजिए और भगवान शिव का नियम से अभिषेक करिए और इस अभिषेक के बाद जब आप घर आइए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला कम से कम न्यूनतम जाप करिए। यकीन मानिए दर्शकों, आपकी सभी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय इसी का कम से कम एक माला आप जप अवश्य करिए। अब इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक स्वयं सूर्य है। दर्शकों, आपके राशि का अधिपति
वर्तमान में अर्थात आज से नीच का गोचर करेगा, जो कि शुभ संकेत नहीं देता। लेकिन यदि आप गोचर पर दृष्टि डालेंगे, मान लीजिए चंद्रमा यहां होगा 5 नंबर में, तभी आपकी सिंह राशि होगी, तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरे भाव में 3 पापग्रह बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में आपके रेट्रोग्रेड सैटर्न भी गोचर कर रहा है और नवम भाव में गुरु चंडाल। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे सूर्य के गोचर पर। तृतीय भाव में पापग्रह का पाया जाना एक बेहद सुखद संकेत है और आपकी राशि से धन भाव में उच्च का बुध पाया जाना और भी सुखद संकेत है। अर्थात ये क्या कहता है कि आपके द्वारा जो भी प्रयास किया जाएगा उसका फल मिलेगा इसी माह। अर्थात सूर्य का यह गोचर आपको फल प्रदान करेगा, इसलिए कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो आप निश्चित करिए। लंबे समय से यदि कोई प्लानिंग चल रही है जो किसी न किसी कारणवश एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, उस पर फोकस करिए, निश्चित रूप से कार्य होगा। नौकरी में प्रगति, व्यवसाय का नया अवसर मिलना, परिवार में प्रतिष्ठा का बढ़ना, समाज में प्रतिष्ठा का बढ़ना भी इस समय संभव है। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी यह सुंदर समय कहा जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से 3rd हाउस में सूर्य और मंगल की युति आपको नौकरी दिलाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होने जा रही है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, भाग्य भरोसे आपका कार्य नहीं होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, आप पूरी योजना से, पूरे अनुशासन से, पूरी निष्ठा से काम करना स्टार्ट करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इतना खूबसूरत गोचर है और पूर्व के किए हुए कार्यों से भी आपको धन की प्राप्ति का सुंदर सुअवसर मिलेगा। इस बेहतर गोचर को और सुखद बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान आपके लिए विशेष फायदा देगा। अन्न का दान, और मुख्य रूप से यदि लाल या पीला अन्न हो तो बहुत अच्छा। आप जो है ये दान करिए, ये समय और भी बेहतर सिद्ध होगा। कन्या राशि के सभी दर्शक इस समझ, जब चंद्रमा आपका 6 नंबर में होगा तो आपकी कन्या राशि होगी। आपकी राशि से धन भाव अर्थात धन और परिवार के भाव में 3 पापग्रह का इकट्ठा होना ये सुखद नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां से गिनेंगे आप अगर कन्या राशि से तो 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में बहुत ही मजबूत शनि है बैठा हुआ, तो किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं देगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में विफलता नहीं मिलेगी, कार्य क्षेत्र में निश्चित सफलता पाने में आप सफल होंगे। लेकिन समस्या जो आएगी आपको वो परिवार में आएगी। परिवार का वातावरण आपका नकारात्मक बन सकता है, जिससे बड़ी उपलब्धि भी आपको आनंदित कर पाने में सक्षम नहीं दिखाई देगी। एक तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट। दूसरा, इसे आप जो है वो वाणी स्थान भी कहते हैं। धन का स्थान, परिवार का स्थान और आपकी राशि से द्वितीय भाव में की स्थिति के अनुसार ही आपकी वाणी होती है। तो जाहिर सी बात है कि 2 आग्नेय ग्रह और वहीं पर बैठा हुआ केतु आपके वाणी को खराब कर सकता है। यह विशेष ध्यान रखिएगा। वाणी की वजह से आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। परिवार में असंतोष के साथ साथ कार्य क्षेत्र में आपके अंदर जो है ना कि अभी कार्य हो जाए, तत्काल हो जाए, ये प्रवृत्ति डेवलप हो सकती है और दूसरे को थोड़ा छोटा मानने की अर्थात ईगोइस्टिक नेचर आपके अंदर डेवलप हो सकती है। डोमिनेटिंग बिहेवियर कि जो हमने कह दिया वही फाइनल, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आर्थिक रूप से भी नुकसान हो सकता है और संबंधों में भी आपको हानि उठानी पड़ सकती है।
तो क्या करना चाहिए आपको? सूर्य को जल देना है आपको, और नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ आप करिए। 3 पाठ यदि बजरंग बाण का करें तो निश्चित रूप से अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। इसके पश्चात तुला राशि। तुला राशि का अधिपति शुक्र है, और शुक्र नामक ग्रह यहां पर अगर चंद्रमा है आपका तो तुला राशि होगी। अब आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा के साथ साथ केतु, मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है, लेकिन उतनी खराब इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मनाधिपति अर्थात आपके राशि का स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण मन खराब जरूर होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद संतुलन को प्राप्त करेगा। कार्य बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फाइनली बिगड़ने नहीं पाएगा, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र बैठा है और द्वादश भाव में उच्च का बुध गोचर कर रहा है। लंबी यात्रा करेंगे, धन के लिए किया गया प्रयास भी आपका सार्थक होगा, और इसी के साथ साथ किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और उसकी मदद से या किसी स्त्री की मदद से इस माह आपको विशेष आर्थिक लाभ हो सकता है, या आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। सूर्य की नीच अवस्था में आपको ध्यान क्या रखना है? पहली बात जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि अपने मन स्थिति पर नियंत्रण रखना है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करना है, और दूसरा किसी को भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बोलनी है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। और इसके लिए करना क्या चाहिए आपको? नियमित रूप से भगवान सूर्य को तो सबको जल देना चाहिए, और आपको भी देना चाहिए। सूर्य को जल दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्रम का एक पाठ अवश्य करिए। इससे सूर्य के नीचस्थ अवस्था से उत्पन्न जो नकारात्मकता है वो बहुत हद तक न्यूनता को प्राप्त करेगी। अब इसके बाद आते हैं दर्शकों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि अर्थात यह वह राशि है जहां चंद्रमा नीच का हो जाता है। यदि आप देखें तो नीचस्थ चंद्रमा, यदि आपका वृश्चिक राशि है तो चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा का द्वादश भाव में, चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और केतु का गोचर निश्चित रूप से बेहतर नहीं कहा जाएगा। इससे आगे बढ़िए, 1, 2, 3, 4 आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है, जो आपकी ढैया का संकेत दे रहा है। चतुर्थ भाव में ढैया शनि के उपस्थिति के कारण पंचम खष्टम भाव में राहु और बृहस्पति की युक्ति, सप्तम अष्टम खाली, नवम भाव भी खाली, दसम भाव में आपके शुक्र है जो कि थोड़ा राहत प्रदान करने वाला है, और एकादश भाव में उच्च का बुध है जो आर्थिक रूप से आपको दुर्बल नहीं होने देगा। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ कि राशि से द्वादश भाव में पापक ग्रह के होने से मन में उद्विग्नता रहेगी, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं होंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन सकती है। इसमें आप गए हैं परिवार के साथ यात्रा करने और वहां पर विवाद खड़ा हो गया, मानसिक रूप से असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर सुदूर यात्रा में थोड़ी संकट भी की स्थिति आ सकती है, लेकिन कोई विशेष चीज ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं आने वाली है। हाँ, यदि हम इसके लाभ के पक्ष को देखें तो उच्चस्थ बुध यहां पर एकादश भाव में जो आपकी राशि से है, निश्चित रूप से आर्थिक मामलों में जहां आपको सफलता देगा, वहीं पर आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला भी कहा जाएगा। अर्थात आर्थिक रूप से किया हुआ आपका प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा, और बड़े भाई का सहयोग या बड़ी बहन का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। द्वादश भाव में
विपरीत गोचरी स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ा कभी कभी अनियंत्रण की स्थिति में अवश्य आ सकती है। इस बीच में किसी को उधार पैसा देने से निश्चित रूप से बचें और कभी भी उधार पैसा भी लेने से हमेशा परहेज रखिए जब तक कि द्वादश भाव में सूर्य मंगल केतु है। मान लीजिए किसी कार्य के लिए आपको बैंक से लोन लेना है या कहीं और से लेना है, तो इसको कोशिश करिए कि टाल दें, नहीं तो ये कर्ज आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहला काम ये करिए कि सुबह उठ के नवोदित सूर्य किरणों को जल प्रदान करिए और तत्पश्चात आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ अवश्य करिए। इसके पश्चात धनु राशि, यदि धनु राशि के ऊपर आप निगाह डालें तो धनु राशि का मालिक स्वयं बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति है अवश्य, परंतु यह बृहस्पति परेशान है राहु से युति के कारण, अर्थात आपकी राशि से पंचम भाव में गुरु चंडाल की कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन सूर्य मंगल और केतु आपकी राशि से एकादश भाव में है और शनि तीसरे भाव में, तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप अपने प्रयास के द्वारा अपने कार्य में सिद्धि भी प्राप्त करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। नए कार्य का अवसर भी मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये बेहतर कॉम्बिनेशन है आपके प्रमोशन के लिए, आपके ट्रांसफर के लिए, आपके डिजायर्ड पोस्टिंग के लिए भी ये अत्यंत सुंदर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। अर्थात कार्य से संबंधित पूर्ण सफलता के योग कहे जाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा नकारात्मकता जरूर महसूस होगी। संतान से पीड़ा मिल सकती है। आपके अपने ही लोग आपका विश्वास तोड़ सकते हैं, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इमोशनल डिसीजन लेने से इस माह आपको बचना चाहिए। सूर्य के जब तक वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश न हो, डू नॉट टेक इमोशनल डिसीजन, ये निश्चित रूप से ध्यान रखिए। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए और तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। इससे सूर्य के नीचस्थ होने से जो दुर्बलता उत्पन्न हुई है वह न्यूनता को प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मकर राशि, यदि आप मकर राशि पर विचार करें तो मकर राशि की शनि की 7.5 चल रही है। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ है, 7.5 आपकी डिसेंडिंग जोन में है, अर्थात उतर रही है, और आपकी राशि से 7, 8, 9, 10 दशम भाव में सूर्य और मंगल ये दोनों ही दिग्बली होते हैं, अर्थात कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से निखार आएगा। आपका कार्य बढ़ने जा रहा है, आपका सम्मान बढ़ने जा रहा है, लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त करने में आप सक्षम होने जा रहे हैं, आर्थिक रूप से निश्चित विकास होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इस पूरे माह आपको तेज वाहन चलाने से बचना होगा और इमोशनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है और रिस्की डिसीजन से भी आपको बचना होगा। शनि की 7.5 आपकी चल रही है, इसलिए नियमित भगवान सूर्य को ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र से जल दीजिए और ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए और गरीबों में फल का दान करिए, आपको विशेष फायदा प्रदान करेगा। इसके पश्चात कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि का पाया जाना आपके मध्य की 7.5 का संकेत देता है, अर्थात आपकी मध्य की 7.5 चल रही है। लेकिन यहां से यदि आप सूर्य को गिनेंगे तो 7, 8, 9 भाग्य भाव में ये तीनों ही पापग्रह इकट्ठा है। लेकिन यहां से गिनिए 1, 2, 3 तीसरे गुरु चंडाल योग और सप्तम भाव में शुक्र और छठे भाव में उच्च का बुध। क्या अर्थ है इसका? ये सारांश में आपके इस गोचर काल को अति सामान्य कहा जाएगा, कहीं सफलता कहीं विफलता।
कभी आनंद, कभी कष्ट, ये जो है गोचर का संकेत है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है आपको, शारीरिक स्वास्थ्य पर अपने और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पे चंद्रमा और शनि का होना और वहां से सूर्य के नवम, सूर्य और मंगल केतु का जो है वो नवम भाव में पाया जाना किसी से भी एक्सपेक्टेशन को बहुत नहीं बढ़ाएंगे। चाहे भले ही वो आपका अपना ही संतान ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, डू नॉट एक्सपेक्ट मोर एंड मोर, क्योंकि ये आपको दुख दे सकता है, पहली बात। दूसरा, इसमें एक बात और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हालांकि मैंने आपको बताया कि जैसे सामान्य यूजुअली पीरियड जो है वो आपका चलेगा, जैसे नौकरी चल रही है वैसे चलेगी, जैसे व्यवसाय चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन शरीर पे एक तो ध्यान देंगे और दूसरी चीज चंद्रमा और शनि के ये इस गोचर से नवम मंगल और सूर्य का पाया जाना कभी कभी आपको अधार्मिक प्रवृत्ति की तरफ भी ले जा सकता है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब आपको मंदिर जाने का शौक था, अचानक मंदिर जाने से मन ही उचट गया है। किसी का बड़ा इज्जत करते थे, अब मिलने में ही आपको समस्या हो रही है। अर्थात मानसिक रूप से ये थोड़ी नकारात्मकता भी आपको प्रदान कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको, यदि आप रविवार व्रत रह लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भगवान सूर्य को नियमित जल देने के बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र का 3 माला, अर्थात एक माले में 108, 3 गुणे 108 बार आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करिए, और प्रत्येक सोमवार को और शनिवार को शिवालय निश्चित जाइए, भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और सफेद पुष्प की माला भगवान जो है महादेव को अर्पित करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसके पश्चात आते हैं दर्शकों मीन राशि पर। मान लीजिए ये सबसे आखिरी राशि, लेकिन इसका गोचर बड़ा आनंदित करने वाला है इस महीने। आनंदित कैसे, कष्ट, बड़ा संघर्ष कराएगा, लेकिन सफलता भी उच्च कोटि का प्रदान कराएगा, ये जान लीजिए। आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और केतु प्रारंभ जब होगा, अर्थात महीने के पूर्वार्ध का समय थोड़ा कठिनता लिए होगा। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, अभी तो ये सब ठीक चल रहा था, ये कहां से इतनी बाधाएं इकट्ठा हो गई। लेकिन जैसे ही मास का पूर्वार्ध शुरू होगा आपको आनंद आएगा, आपके ऐसे ऐसे काम बनने लगेंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं आपकी थी। आपका डूबा धन मिलेगा, पारिवारिक न केवल सहयोग मिलेगा अपितु हर व्यक्ति आपकी इज्जत करने लगेगा, समाज में भी आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और जो व्यवसाय आपका पार्टनरशिप में घाटा दे रहा था वो अचानक आपको मुनाफा देना शुरू करेगा। और यदि कहीं आप विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट आपको देगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में और लगातार बाधाएं आ रही थी, तो निश्चित रूप से आप जानिए, प्रयास अपना बढ़ाइए, आपके सारे ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होने वाले हैं। लेकिन पूर्वार्ध के समय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दर्शकों, इसमें प्रत्येक रविवार और मंगलवार को लाल मसूर साबुत छू के दान दीजिए, और ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का 1 माला जप सुनिश्चित करिए। आशा है दर्शकों आपको सूर्य का गोचर किस प्रकार प्रभावित करने वाला है ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।